सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। अगर बात करें तो एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर बोली गई है, इसको डिस्कस करूँगा। इसके बाद में हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, उसके ऊपर पीएचडी करने लगते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ जा रहा है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग उस इंसान के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे हैं, समझ में आता है, चलो उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ सीखोगे कि उस इंसान के बारे में जानने से ज़्यादा बेटर है कि आप लोग अपने बारे में जानने स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ जिससे आप लोग खुशी मिलती है, दुख होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मोटिवेट करती है, जिससे आप लोग डीमोटिवेट होते हो, क्या चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक अपने काम में लगे रहने के लिए फोकस करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग ज़रा सी देर में डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोगों की कमी है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, किस एरिया में आप लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा पे करने वाला है। मेरा मतलब यहाँ पर बोलने का यह है कि किसी की पर्सनल लाइफ में कम से कम इंसान को नहीं घुसना चाहिए। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर अगर बॉलीवुड जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, मतलब उसके पीछे मैक्सिमम मीडिया आप लोगों को लगा हुआ नजर आएगा और ऐसे ही सोसाइटी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों को उन चीज़ों को इग्नोर कर कर अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना स्टार्ट कर देना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहूँगा छोटा सा, आप लोग ये चैलेंज फॉलो करके देखना। चैलेंज मतलब देखने में तो बड़ा ही आसान लगेगा आप लोगों को, पर लेकिन जब करने बैठोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का दिमाग जो है वो आप लोगों के साथ में कैसे खेलता है। चैलेंज क्या है? चैलेंज यहाँ पर यह है कि आप लोगों को लगभग 20 से 25 मिनट लगा लीजिए, चलिए 20 मिनट लगा लीजिए, जो भी सूटेबल लगे। एक रूम में बैठना है, उस रूम में कोई ना आए, ठीक है, रूम के गेट बंद करना और आप लोगों को ना मोबाइल टच करना है, मतलब कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है, बस शांति में अपनी टेबल चेयर पर बैठे रहना है। नो, कुछ भी नहीं सोचना है, अपने माइंड को मतलब एक तरीके से रिलैक्स छोड़ देना है। क्यों नहीं कि कुछ सोचे जा रहा है, कुछ हो रहा है, एक तरीके से नहीं, अपने माइंड को ऐसे रखने की कोशिश करना है कि उसको थॉट्स ही ना आने दो, थॉट्स को ब्लैंक करने की कोशिश करना है 1 मिनट। एक तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आ भी रहे हैं थॉट्स तो आप लोग फोर्स मत करना उनको, बस बैठ जाना, खाली बैठ जाना, कुछ नहीं करना है 20 मिनट के लिए, ठीक है। थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जो आके जा रहा है जाने दो, पर अपने आप को पर्टिकुलर नहीं लगाना है आप लोगों की, हम मोबाइल में लगाना है, ठीक है, और लैपटॉप में लगा लिया, बस अपने आप को बैठे रहने देना है। 20 मिनट एक रूम में बैठकर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग अपने साथ में कितना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, आप लोग अपने आप को कितना फोकस करना चाहते हैं। यहाँ से आप लोगों को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। नहीं यकीन आता है तो इम्प्लीमेंट करके देखिए और फिर बताइएगा। डिस्कशन काफ़ी शानदार है, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो क्या क्या आर्टिकल होंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये बड़ा ही यार एक डिफरेंट सा आर्टिकल मुझे लगा। बेसिकली आज की डेट में अगर गवर्नमेंट के बारे में आप लोग बात करो तो कोई गवर्नमेंट जो है अगर अपनी मनमानी करने पर आ जाए तो क्या क्या मनमानी कर सकती है, तो राइटर ने यहाँ पर बताया है। अभी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो कि गुजरात के इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया आसाम की पुलिस के द्वारा। तो पूरा खेल क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा और किस तरीके से जो कानून का गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो पावर में होते हैं, तो वो यहाँ पर राइटर के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। तो वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, मेरी साइड से कुछ नहीं होगा, वरना बोलते हैं कि यार आप तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गए, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूँगा, जो राइटर ने बताया वो बातें बताऊँगा सारी, ठीक है। इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में एक अच्छा आर्टिकल है, आप लोग जीएस पेपर 2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, तो अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है, समझेंगे इसके बारे में भी। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा म्यूजियम अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया, पीएम म्यूजियम। पीएम एक तरीके से जो म्यूजियम है हमारी कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बता रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो काफ़ी कुछ आप लोगों को मतलब जानने को मिलेगा इस आर्टिकल में भी। ये जो आर्टिकल है ये है ग्राउंड जीरो, जो कि सैटरडे को आता है। पर्टिकुलर एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप लोग चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। और सैटरडे में मैं आप लोगों को निबंध देता हूँ, ठीक है, तो वो निबंध आप लोग जरूर देखिएगा। अब की बार का जो निबंध आप लोगों का रहने वाला है, जो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पोस्ट कर दूंगा, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और फेसबुक पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह आप लोग जाकर इसको लिख सकते हैं। और संडे में जो आप लोगों का होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का एथिक्स का पोर्शन, तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और कहाँ पर मिल जाती हैं सारी चीज़, जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं। और हाँ, कल आप लोग का इंग्लिश का सेशन भी मैंने पोस्ट कर दिया था, थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली यार, थोड़ा सा ना मैं बाहर हूँ, ठीक है ना, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे ही मिलती रहेंगी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मिलेंगी जरूर ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कुछ थोड़ा सा बाहर था तो उसकी वजह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो आप लोगों का आंसर राइटिंग ग्रुप है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा जो कि आप लोगों को लिख लेना। कई सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग भी देखना यहाँ पर, ठीक है।
और बाकी यहाँ पर PDF वगैरह आप लोगों को मिल ही जाती है। तो अभी आगे चलते हैं, आर्टिकल के बारे में बात करता हूँ, काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल है बेसिकली थोड़ा सा मुझे एक डिफरेंट आर्टिकल इसलिए भी लगा क्योंकि हो क्या रहा है वो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, जो कि पढ़ने के बाद में मुझे भी पता चली। हालांकि ये 2-3 दिन से न्यूज़ में था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मैं सोच रहा था कि ये आर्टिकल आएगा जरूर, क्योंकि हिंदू ऐसे आर्टिकल बड़े माने शिद्दत से लिखता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर दे तो उसको बड़ी जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर को एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने नहीं झुकना चाहिए और किसी की वाहवाही नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो जनता के सामने लाना चाहिए। तो ये काम नॉर्मली हिंदू करता रहता है, इसलिए हिंदू को कई बार गवर्नमेंट के एंटी न्यूज़र बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को अपना स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रखना है, यानी कि आप लोगों को अगर कुछ क्रिटिसिज्म करना है गवर्नमेंट का तो क्रिटिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म क्या रहता है, मतलब कि अगर कोई गलती कर रहा है ना सामने वाला, और ये तो घर पे भी आप लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि तुम ये गलती कर दो, तुम ये गलती कर दो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। बच्चों को सामने कई बार डांटने लगते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को भी समझाना है तो उसको बोलो कि यार बेटा बच्चे ये गलती तुमसे हो गई यार, इसको ना इस तरीके से कर लेना चाहिए था, ये इसका सोल्यूशन है। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि आप लोग सोल्यूशन भी दे रहे हो उसको साथ में, कि कहीं ना कहीं कि यार तुम ऐसा कर लो कि ये इस तरीके से आपने करने नहीं गलत हो गया, तो ऐसे करते तो और ज़्यादा बेटर होता। तो वो वाली बातें हैं। अभी ये जो है पूरा आर्टिकल आप लोग समझिएगा, सुनने में मज़ा आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बेसिकली आखिर क्या है यहाँ पर, ये एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये पर्सनैलिटी जो है ये गुजरात के एक लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो इनका जो नाम है, इनका नाम है जिग्नेश मेवाणी। ठीक है, तो जिग्नेश मेवाणी साहब जो हैं इनके द्वारा एक दिन बैठे थे, तो बैठे बैठे इनको लगा यार कुछ काम धंधा देखते हैं, मतलब वैसे तो चल रही है ज़िंदगी से, पर लेकिन कुछ करते हैं मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं। वो डिफरेंट क्या था, इन्होंने ट्विटर खोला, ट्विटर पे जाके कमेंट कर दिया। और कमेंट क्या था, कमेंट था इनके द्वारा जो किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो गोडसे वर्शिपर हैं, यानी कि गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे के उपासक हैं। और ये बोला, और इसी के साथ में कुछ और बातें बोली शांति बनाए रखने के लिए, कि गुजरात के अंदर में कई बार कम्युनल वायलेंस देखने को मिले, तो अपील किया गया कि वहाँ पर शांति बना के रखी जाए। अब ये भाई साहब तो ये ट्विटर पर गए और ये जो कमेंट था ये करके सो गए। चलो कोई नहीं भाई साहब, तुमने तो अपना काम निपटा दिया। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज़ के, खासकर गवर्नमेंट के अंडर में जो एजेंसीज आती है। तो ये जो इनके द्वारा कमेंट किया गया, ये बैठे हुए हैं गुजरात के अंदर में। ठीक है, गुजरात के अंदर इनके द्वारा ट्विटर पर कमेंट किया गया, तो यहाँ पर आसाम की जो बेसिकली पुलिस है उनको मिर्ची लग गई। आसाम की पुलिस के द्वारा बेसिकली माना जा रहा है कि मतलब इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई ऐसा आसाम के अंदर में, और इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया गुजरात से आकर, और कहाँ पर ले जाया गया, आसाम के अंदर ले जाया गया। जबकि इन्होंने जो कमेंट किया था वो किया था ट्विटर के ऊपर, जो कि ऑनलाइन मीडियम है, वो किसी राज्य के अंदर तो है नहीं कि यहाँ पर राज्य के अंदर जाकर कमेंट किया, तो इन्होंने ऑनलाइन मीडियम पर जाकर कमेंट किया जो कि ट्विटर था। आसाम के अंदर दिक्कत हुई, आसाम की पुलिस इनको पकड़ कर ले गई, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा कहानी है। तो राइटर क्या बता रहे हैं अब आप लोग वो समझिए, आप लोग पूरा आर्टिकल अच्छे से सुनेंगे तो सारी के एक पॉइंट जो है समझ में आ जाएगा। मुद्दा यहाँ पर ये हो गया कि ये जो है बेसिकली अक्सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया है, गवर्नमेंट ने वो गलत किया है। तो ये एक तरीके से डिफरेंट नहीं, एक तरीके से गवर्नमेंट की गलतियां हैं वो सामने रखते रहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, एक तरीके से बोला कहीं गया है, बोला कहीं और गया है, और गिरफ्तार कोई और कर रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर राइटर जो रह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है यार, ये तो बता दो। ठीक है, कहाँ है हमारा कानून, कहाँ है डेमोक्रेसी, ये तो एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इनके द्वारा बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि गोडसे के उपासक हैं वो, ठीक है, तो इसमें कहीं भी इनके द्वारा ऐसी कुछ चीज़ें की गई हैं जिससे जैसे इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या क्या लगाए हैं पहले आप लोग ये समझिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। इनके ऊपर आरोप लगाए गए भड़काऊ भाषण के, शांति भंग करने के और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के। तो राइटर बोल रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है ना, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कह रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे लगा दिया कि इनके द्वारा बेसिकली रिलीजियस फीलिंग को जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। चलिए यहाँ तक भी समझ में आता है। फिर इसके अलावा बात की जा रही है कि इनके ऊपर और भी आरोप लगाए गए, जैसे कि इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसके आरोप लगाए, इनके साजिश कर रहे हैं। इसी के साथ में बेसिकली हैकिंग ऑफ द कंप्यूटर, तो ये वाले भी लगा दिए। चलो ये समझ में आता है कि भावनाओं को ठेस पहुंच गया। कह रहा है कि यार ये वाले क्यों लगा दिए, तो बता दो, मेरी समझ में नहीं आया। मतलब ये था कि सामने वाले इंसान को अगर फंसाना है तो जो भी हमारी डायरी में कानून रखे हुए हैं वो सारे चिपका दो। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि कानून चलो आप लोगों को लग रहा था भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, चलो समझ में आता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से शांति भंग कर दी, समझ में आता है। तो मतलब ये हैकिंग कंप्यूटर वो क्यों लगाती है, तो राइटर को ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जो भी है, तो इनके द्वारा जो बोला गया कि गोडसे के उपासक हैं, आखिर गोडसे कौन थे, उनके द्वारा महात्मा गांधी जी को जो है गोली मारी गई थी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर गोडसे जो हैं वो एक तरीके से काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गोडसे सही इंसान था, इसने गांधी जी को गोली मारी और गांधी जी ने गलत किया था। लेकिन जो ढंग से पढ़ा लिखा इंसान है, जो कि रियलिटी में जानता है हिस्ट्री क्या है,
वो यहाँ पर गोडसे से बेसिकली चिढ़ता है कि उसने गांधी जी को गोली मार दी। सबसे बड़ी जो मुझे सबसे जो गलत चीज़ लगती है जो गोडसे के द्वारा जो की गई, गांधी जी को गोली इनके द्वारा मारी गई, तो उसमें एक मतलब एक तरीके से हमारी कंट्री में नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है, ठीक है। तो एक नोबेल पीस प्राइज़ कम कर दिया इस इंसान ने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ बस मिलने ही वाला था, आप लोग ये समझिए। इसी के साथ में यार देखो, एक गाइडिंग फिगर एक तरीके से एक इंसान जो है, अगर हिस्ट्री थोड़ा सा उठाकर आप लोग पढ़ोगे ना पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, आप लोग थोड़ा बहुत सुन लेते हो इधर उधर, उसके बाद में कमेंट करने लग जाते हो गोडसे था, गांधी जी ये थे, ठीक है। मतलब एक तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम नॉलेज रहती है, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। आप लोग इसके साथ में बहसबाजी नहीं करनी, किसी ने बोल दिया गांधी जी जो है बेकार आदमी है, ठीक है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनका एक अलग ही लेवल बन चुका है। उन्होंने बोला गोडसे जो है वो अच्छे आदमी है, या फिर कोई और बोल रहा है कि जैसे कि मतलब कुछ भी कमेंट चलते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को मरवा दिया। ये सारे बेतुके एक तरीके से बेसलेस चीज़ें होती हैं, इनको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। गांधी थोड़े ना वहाँ पे भगवान बने बैठे थे कि भगत सिंह को बचा लेते हो, ठीक है। वहाँ पे भगवान थे अंग्रेज, तो उनके द्वारा एक तरीके से अलग काम चलता। तो जो भी ये सारी इस तरह की बातें बोलते हैं ना, आप लोग उनको कमेंट करके बहसबाजी करके ऐसा नहीं कि उनके साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो रियलिटी में जानता है, जिसको नॉलेज होती है, वो कभी इस तरीके से बहस नहीं करेगा। वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है और वो समझता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। हमारा देश तो छोड़िए, विदेशों तक का आज की डेट में जो है गांधी जी को किस तरीके से मानते हैं, उनके पैटर्न फॉलो किए हैं। अच्छे अच्छे देशों ने उनके पैटर्न को फॉलो कर अपने देश को आज़ाद करा दिया, ठीक है। आज की डेट में भी अगर आप लोग बात करें, और हमारे देश में बेसिकली कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो इसीलिए मैं कभी किसी को समझाता नहीं हूँ। कई सारे कमेंट भी आते हैं, सर गांधी जी को आप कैसे देखते हो, ठीक है, उन्होंने भगत सिंह को मरवा दिया, ये सारी बातें तो कंप्लीटली इग्नोर करो। ये बेसलेस डिस्कशन है, क्योंकि जिसको रियलिटी पता है कि क्या था, मतलब लोग इस तरीके से ट्रस्ट करते थे गांधी जी भगवान थे, ठीक है, कि उन्होंने वो चाहते तो बेसिकली भगत सिंह जी को बचा लेते वहाँ पर। जबकि पावर किसके हाथ में थी? पावर थी गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये अपील कर सकते थे, ठीक है। उससे फालतू कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पर। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो बेसिकली गोडसे के भक्त हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ये एक पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो इस कॉन्ट्रोवर्सी में यहाँ पर जो इंसान है, यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया आसाम पुलिस के द्वारा। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ गांधी जी के बारे में या गोडसे जी के बारे में, तो उसको यार देखो थोड़ा सा ना एक तरीके से उन चीज़ों को एक थोड़ा सा चीज़ों कोई बोल देता है ना, तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, किस तरीके से क्या कौन पर्सनैलिटी है। और खासकर ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए किसी के बारे में जानना, अगर आप लोगों को जानना है तो ढंग से उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद ही कमेंट करिए। इससे पहले किसी के बारे में कमेंट मत करिए, खासकर अगर आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं जैसे कि आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों के नेचर में झलकना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाइपोथेटिकल, यार वहाँ पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, आप लोग दो शब्द निकालोगे मुंह से, राइटिंग में आप लोग दो शब्द एक्स्ट्रा लिखोगे, वो तुरंत भाप जाएगा कि इंसान जो है किस कैटेगरी का इंसान है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे एक नेचर के अंदर आप लोगों को चीज़ें लानी पड़ेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में जाकर लिखना है, बस हाइपोथेटिकल बनना है, वो रियलिटी में आप लोगों के नेचर के अंदर होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर एफआईआर जो है वो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चनेबल है कि इनके ऊपर एफआईआर को भी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर आसाम के अंदर एफआईआर हो रही है, और वो इंसान गुजरात में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको कस्टडी में ले जाया जा रहा है आसाम के अंदर में, गुजरात से पकड़कर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि गुजरात की जो पुलिस है वो कुछ बोल भी नहीं रही है, यानी कि ये इंटर स्टेट का मामला हो गया ना। तो वो सारी चीज़ें आराम से चल रही है, और वो भी ऑनलाइन इंटरनेट पे बनाया, जबकि आसाम की पुलिस यहाँ पर इनको आगे गिरफ्तार करके ले गई। तो यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है, यहाँ पर इसमें जो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 295A है वो इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। तो रिलीजियस फीलिंग जो है उसके बारे में बात करें तो ये बोल रहे हैं कि जो मवानी साहब के ऊपर ये जो लगाया गया है एक तरीके से रिलीजियस फीलिंग को इंसल्ट करने वाला, ये सेक्शन तो मुझे कहीं कहीं तक दिख ही नहीं रहा है। गोडसे के साथ में कौन सी रिलीजियस फीलिंग अटैच कर दी आप लोगों ने, तो राइटर को ये चीज़ भाप नहीं रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये इनके द्वारा होम स्टेट में काम किया गया, इनको पकड़ के ले जाया गया दूसरे स्टेट में, कि दूसरे स्टेट में इन्होंने शांति भंग कर दी। यार एक इंसान है अपनी स्टेट में रहता है, अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलेगा, वहाँ पर शांति भंग होगी। आसाम के अंदर इन्होंने शांति भंग कर दी, मतलब किसी भी कंट्री किसी पार्ट में कुछ भी बोला जा रहा है, मतलब गुजरात में उठाए वाले इंसान को उठाकर वो भी, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंसान था, नेता था भाई साहब, साफ, ठीक है। तो एक तरीके से उसको उठाकर ले जाया गया। तो एक तरीके से होम स्टेट में कुछ नहीं हुआ जो उसने बोला, उसकी वजह से जो हुआ वो आसाम में हुआ जाकर। तो ये कंप्लीटली सोचने वाली बात है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो राइटर बोले हैं कि पावर का कंप्लीटली मिसयूज आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पर जो इनको अरेस्ट किया गया वो भी दूसरे स्टेट की पुलिस के द्वारा आकर दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पर जो गुजरात है उसकी पुलिस के द्वारा कुछ बोला भी नहीं गया कि ठीक है भाई ले जाओ, ये आदमी ना यहाँ फ्री है, इसको ले जाओ, और ये ऐसे ऐसे हरकतें करता है तो आप लोग इसको ले जाकर एंजॉय करो। तो ये वाली बातें भी राइटर को कुछ पसंद नहीं आ रही है। तो उनके द्वारा यहाँ पर यहाँ तक भी चीज़ें सही थी, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे राइटर साहब
कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने बेल डिनाई कर दी, यानी कि बेल नहीं देने दी इस इंसान को। इस इंसान ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। यानी कि जो अभी यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये था, अभी आप लोगों ने देखा होगा कई जगह कई सारे रिलीजियस कमेंट होते हैं, बहुत ही तकड़े तकड़े वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं थोड़ी अलग लेवल पर आ रही है। इसी के साथ में जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं राइटर ये बोल रहे हैं कि वो मैटर को एक ऐसे तरीके में लेके चले गए जहां पर अलग ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि क्षेत्रीय अधिकार के मामले में सवाल उठाना चाहिए था कि कौन कहां पर क्या क्या काम कर रहा है। मतलब कहीं पर भी जाकर कोई भी किसी को उठा के ले जाएगा। ऐसे तो किसी ने कहीं कुछ बोला, अच्छा आसाम में, अच्छा बोला किसी ने जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा तमिलनाडु में, इसकी वजह से इशू हो गया ये, ठीक है। तो ये राइटर को चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। राइटर ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ही एक अलग सा केस देखने को मिला। नॉर्मली ऐसी ऐसी चीज़ें बोलकर चला जाता है, कोई पूछता भी नहीं है। और यहाँ पर इसके बदले में यहाँ पर इस इंसान को पकड़ के ले गए। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोहानी साहब हैं उनके साथ में जो भी हो रहा है, तो इससे आप लोग कितना सहमत हैं, येस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी चीज़ के बारे में, आखिर चल क्या रहा है, कम से कम आप लोगों को सोसाइटी में जो इश्यूज है ना जो चल रहे हैं उनके ऊपर तो एक पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। कल को इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है, आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जा रहा है, या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों से आंसर राइटिंग में आ जा रहा है घुमा फिरा कर, तो अगर आप लोगों को नॉलेज होगी तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल के लिए मैं आप लोगों को मालदीव लेकर चलूंगा। अगर आप लोग मैप में देख पा रहे हैं तो ऊपर अपनी प्यारी कंट्री होगी, ठीक है। यहाँ से जस्ट नीचे थोड़ा सा आप लोग को इंडियन ओशन के अंदर एक कंट्री देखने को मिलेगी, एक आइलैंड वाली कंट्री है जिसको आप लोग मालदीव बोलते हैं। आप लोग बोलोगे मालदीव कैसे याद आ गया, तो मालदीव भी याद आ गया। कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ चल रही हैं मालदीव के बारे में। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करिएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। अभी पूरी कहानी समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। अगर मालदीव के बारे में आप लोग को बताऊं तो ये जो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही है। अच्छा, आप लोगों से अगर एक बात बोली जाए, जैसे अपने ही देश के बारे में आप लोग बात करिए, ठीक है। हमारे देश के अंदर में मेन पॉलिटिकल पार्टी दो मानी जाती हैं, ठीक है। एक हो गया बीजेपी, ओके, और दूसरी हो गई कांग्रेस। तो यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए आज के डेट में, जैसे मान लीजिए क्या मतलब है, जैसे बीजेपी पावर में है, ठीक है। और यहाँ पर आज की डेट में जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब जो हैं वो बीजेपी के साथ में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, कांग्रेस के साथ में उनकी बनती नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, कल को जो है कांग्रेस जो है पावर में आ गई और बीजेपी चली गई। अब जो बाइडन की यहाँ पर बनती नहीं इनके साथ में, तो क्या होगा, इंडिया के और यूएसए के रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इंडिया के साथ में होता है जब यहाँ पर मालदीव के अंदर में इलेक्शन होते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने के लिए 3 आदमियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ये है मोहम्मद सोलिद, जिसके साथ में इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन है। पिक्चर में भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी 2 जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, वो 2 खिलाड़ी हैं यहाँ पर, ये 2 खिलाड़ी के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है मोहम्मद नसीद, जो कि काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में रहे थे। जब इनको पकड़ने जाने की कोशिश की जा रही थी तो ये भाई साहब इंडियन एम्बेसी में छुपकर बैठ गए थे और वहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे पहले गवर्नमेंट इनकी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव के। तो यहाँ पर इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा। तो इनकी जो बेसिकली इनका जो नाम है, इनका नाम है अब्दुल्ला यमीन। तो मोहम्मद सोलिद, अब्दुल्ला यमीद और मोहम्मद नसीद, तो ये 3 ऐसे मेन पर्सनैलिटी हैं जो कि यहाँ पर मालदीव की पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं। अब ये जो इंसान है यहाँ पर, ये जो बेसिकली जो इंसान है जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, ये इंसान जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए। कैसे? ये इंसान है अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन जो है ये बेसिकली चाइना के काफ़ी फेवर में रहता है। और अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा कैंपेन चल रहा था इंडिया ये बेसिकली मालदीव के अंदर में, जिसको बोलते थे इंडिया आउट कैंपेन। मतलब क्या था? मतलब ये था कि इंडिया को मालदीव के अंदर से भगाओ, और ये कैंपेन इनके द्वारा चलाया जा रहा था। मतलब ये कि चाइना की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, इनको इंडिया पसंद नहीं आ रहा है, तो इसके चलते भगाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में होना चाहिए ना, ताकि जनता को बोला जा सके कि हाँ इंडिया को क्यों भगाना चाहिए। तो इसके चलते बोलते हैं कि इंडिया जो है वो दादागिरी चलाता है इंडियन ओशन में। इंडिया जो है यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लेकर आना चाहता है। इंडिया हमारी कंट्री को एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि अपने हिसाब से जो है वो आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को यूज़ कर सके। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। 2018 तक ये पावर में थे, अभी 4 साल जो है वो दूसरी गवर्नमेंट हो गई, वो पावर में है। तो तब से लेकर यहाँ पर जो सोलिद साहब जो हैं वो पावर में है। तो यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये बेसिकली यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में जो सोलिद एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पपेट है ऑफ द न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली का तोता है। कौन? सोलिद को न्यू दिल्ली का तोता बोला जा रहा है यहाँ पर। तो अभी सोलिद साहब के द्वारा क्या किया गया कि इंडिया आउट कैंपेन जो यहाँ पर चल रहा था उसको यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली रोक दिया गया है। यानी कि इंडिया के खिलाफ यहाँ पर कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको यहाँ पर बेसिकली पकड़ा जाएगा, और यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाएगा उसको, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है।
तो इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा बोल दिया गया सोलिद साहब को कि ये तो बेसिकली इंडिया का तोता है और इंडिया मिलिट्री को यहाँ पर लेकर आना चाहता है और देश की सोवरेनिटी को हनन करना चाहता है। आखिर ये ऐसी हरकतें इनके द्वारा क्यों बढ़ाई गई रिसेंटली? अभी इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि 2023 में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और जब जब इलेक्शन होने की बात आती है तब तब यहाँ पर चीज़ें ऐसी आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो जो राइटर है वो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोल रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों का डिवीजन नहीं देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके रिलेशन इंडिया के साथ में अच्छे नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो बैलेंस ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस देश के अंदर आए, आप लोगों को हमेशा मिलकर वहाँ पर अच्छे से काम करना चाहिए। अब ये जो नसीद है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोलिद के साहब अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है, पर लेकिन यहाँ पर ये नसीद यहाँ पर पहुँच गया दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये भी काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है वहाँ पर, और अभी फिलहाल जो है इन दोनों की गांठ साठ अच्छी चल रही है, इसके साथ में इसकी बन नहीं रही है। तो आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं सोलिद के, वो जो है अभी पावर से जा सकता है। अगर ये पावर से जाएगा तो एक ऐसा आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है उसके ऊपर पता चला कल को यहाँ पर जो बेसिकली ये यमीन आ गया, ठीक है, जो यमीन या कमीन आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं इस इंसान को, तो इंडिया के साथ में रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। तो अगर ये आता है तो इंडिया के साथ में रिलेशन काफ़ी खराब होंगे, क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन जो है वो इसी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, मतलब चलाया गया उसको तूल दी गई थी इसी के द्वारा, और ये चाइना का दोस्त माना जाता है। तो कल को ये आएगा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो है राइटर ये बोले कि कहीं को कोई भी आए म्यांमार इसके बेसिकली मालदीव के अंदर में, तुम्हारे रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे लिए सब एक जैसे हैं, तुम्हारी पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए कि हाँ एक तरीके से वो गवर्नमेंट आ गई तो पॉलिसी ऐसी है, तो देखना पड़ेगा। सोलिद साहब जो है इसने आते ही सबसे पहले क्या किया कि इंडिया को सपोर्ट किया इसने बेसिकली, और बोला कि हमारी जो है फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी में तो इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इनके द्वारा लेकर आए गए। इंडिया ने भी काफ़ी हेल्प करी, लगभग 1.4 बिलियन जो हम लोगों ने इनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा भी दिया। इसमें कई सारी चीज़ें बना रहे हैं जिसके चलते अभी रिसेंटली डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे आगे भी, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प इंडिया के द्वारा यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई गई। पर लेकिन चाइना जो है उसको देखकर हमेशा इंडिया जो है वो सदमे में रहता है। रीजन क्या है? चाइना हमेशा चाहता है कि यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर अपना दबदबा दिखाया जाए, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री के साथ में वो बेसिकली एक तरीके से पावर दिखाने की कोशिश करता है उन कंट्रीज़ को, और बोलता है पैसे की पावर खासकर कि जितना चाहिए आकर ले जाओ, झोला भर के लाओ और बेसिकली बोरा भर के ले जाओ, झोला लेके आओ और बोरा भर के ले जाओ। तो ऐसी तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और पैसे की जरूरत जो रहती है वो यहाँ पर जो खासकर गरीब देशों को काफ़ी ज़्यादा रहती है, कोई और तो साधन होता नहीं है कमाने का, तो इसी तरीके से कई बार देखने को मिलता है। और जब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये मुद्दा जो है और ज़्यादा गहरा गया, तो उसके चलते इशू जो है वो और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो राइटर का बेसिक मतलब यह बोलने का कि यार देखो ये जो भी चल रहा है ना, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर इंडिया जो है वो बेसिकली आज के डेट में बस इतना करे कि इसके साथ में रिलेशन अच्छे रखे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। कल को कोई भी पावर में आ जाए, हमारी कंट्री के साथ में उसके रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, ये मेन फोकस आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये है पूरा मुद्दा जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो बेसिकली ये जो मुद्दा हो गया, ये प्रेजेंट टाइम पर जो इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन को जो है वो सोलिद साहब ने अभी यहाँ पर बैन कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पर ये फिर से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये रहने वाला है। पहले एक बार मैं आप लोगों को मालदीव दिखाता हूं मैप के अंदर में, जिससे कि आप लोग अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। अपनी ही कंट्री के नीचे थोड़ा सा भी अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो मालदीव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि कई सारे आइलैंड मिलकर यहाँ पर मालदीव को बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये काफी बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इंडियन टूरिस्ट भी आप लोग को जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो मालदीव की विजिट पर गए, तो उनके द्वारा कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए। उनमें से काफी इंपोर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर जो देखने को मिला और काफी ज्यादा न्यूज में था, वो है नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जिसको NCPLE बोला यहाँ पर गया। ये अद्दू सिटी जो है यहाँ पर मालदीव के अंदर में, वहां पर ये बनाया जाएगा और इसका खर्चा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वहन करने वाली है। तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में आगे है। और हमारी कंट्री में जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसके द्वारा यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी की गई, जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो है वो यहाँ पर मालदीव की विजिट पर गए और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो नेशनल कॉलेज की एक स्थापना यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मालदीव की पहली बार हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर लगभग 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर हम लोगों ने मालदीव को प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो इसमें एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। एक क्रेडिट रहता है कि जितना आप लोग अपने हिसाब से आप लोगों को सुटेबल लगे, इसमें से आप लोग अपना निकाल सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये काफी एक सस्ता और एक अच्छा तरीका रहता है किसी कंट्री की हेल्प करना।
अब यहाँ पर जो ये पुलिस एकेडमी बनाई जाएगी, ये अब तक का मालदीव के अंदर में खासकर अगर बात करें सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंडेड प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मालदीव के अंदर यहाँ पर बनाया जाना है। तो हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी आधारशिला जो है ये रखी गई। तो आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हैं इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, जो ये अकेडमी हम लोग बनाने वाले हैं ये बिल्कुल हमारी कंट्री में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी है, कहां पर है, ये हैदराबाद में, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप लोग ये बताइए, जब आप लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं आईएएस की ट्रेनिंग, तो मसूरी में होती है, उसको आप लोग किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है बड़ा ही मतलब कई सारे बच्चे जो नए नए आते हैं उनको नहीं पता होता है, देखता हूं, चलिए बताइए, चलिए। ठीक है, मालदीव के अंदर जो पुलिस सर्विस ये एकेडमी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इससे दोनों कंट्री के बीच में काफी सारा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी। अब तक अगर मालदीव के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं, सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पर ये थी कि इनके अंदर खुद की कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज में कई बार ये ट्रेनिंग करते थे और हमारी कंट्री भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी। अगर यहाँ पर एक प्रॉपर एकेडमी रहेगी तो यहाँ पर कई सारे लेवल पर इनको फायदा देखने को मिलेगा। जैसे अपने देश के अंदर में अगर इन्फोर्समेंट एबिलिटी को यहाँ पर ये लेकर आ सकते हैं, प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट एबिलिटी होगी, एक प्रॉपर एकेडमी के थ्रू काम चलेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग और इसी के साथ में जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है, मालदीव जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे रेडिकल ग्रुप हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जो इंडिया को अपोज करते हैं, तो अपोजिशन लीडर कई बार उनको सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार वायलेंस देखने को मिलता है एक्सट्रीम फॉर्म में, तो उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा अगर एक पुलिस एकेडमी रहेगी। तो कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब इंडिया जो है अपनी तो वहां पर मिलिट्री भेज नहीं पा रही है, बल्कि वहां पर उनकी खुद की ऐसी मिलिट्री या फिर पुलिस तैयार करेगी जो कि वहां पर जो पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो हरकतें की जा रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। तो कई सारे लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहे हैं, पर लेकिन देखिए जो बोलना है वो इंसान बोलता रहेगा। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी कुछ एक तरीके से इंडिया और इनके रिलेशन जो है वो अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक का अगर बात करें जो कंट्रोवर्सी रही है उसको अभी साइड में यहाँ पर रखा जाएगा, अगर यहाँ पर इस तरीके से चीजें डेवलपमेंट के तरीके से आगे बढ़ती हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, यहाँ पर कई सारे इनके डिफेंस पर्सनल जो हैं वो आज के डेट में ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसके चलते यहाँ पर अब अपनी ही कंट्री में यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी रिसेंटली यहाँ पर कई सारे डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यहाँ पर मालदीव के बीच में देखने को मिले। इनमें से एक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डायलॉग है, किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो दोनों तीनों कंट्री मिलकर यहाँ पर काम कर रही है कि कैसे ट्राइलेटरल सिक्योरिटी भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में लेकर चली जा सके। ट्राइलेटरल मतलब जिसमें 3 कंट्री मिलकर काम करती है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग एक एग्रीमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आउट इंडिया कैंपेन के बारे में अगर कोई पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री का ये बैंक है जिसको एक्सिम मतलब इसको बोलते हैं EX यानी कि एक्सपोर्ट और IM यानी कि इंपोर्ट। ये जो बैंक है लगभग 40 मिलियन यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराएगा, ताकि पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर मालदीव के अंदर वो एक तरीके से डेवलप किया जा सके। 61 पुलिस स्टेशन और इसी के साथ में हेडक्वार्टर वगैरह, ये कई सारी बैरक वगैरह और ये सेंटर डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। ये इंडिया काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है इंडिया का दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर बोला जाए तो इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं चाइना से यहाँ पर इनकी कन्नी कटती हुई नजर आएगी। कई सारे और प्रोजेक्ट हैं, लगभग 80 मिलियन के आप लोगों को यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें यहाँ पर एक बात की जा रही है जिसमें एक जो ड्रग एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे अपनी कंट्री में आप लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, तो इस तरीके की कई सारी सिचुएशन ऐसा नहीं है। हमारे ही देश में कई सारे जो नौजवान नवयुवक होते हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाना, उनका इलाज करना होता है, क्योंकि एक तरीके से वो बीमार मेंटल एक टेंडेंसी बन जाती है बीमार वाली इंसान की कि यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो अगर हम लोग उनको सही डायरेक्शन में लेकर नहीं आएंगे तो वो अपनी हेल्थ को और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी इंडिया जो है इनकी हेल्प करने वाला है। इसी के साथ में सेंटर इज 1 for 20 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पर कई सारे और भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हेल्थ केयर के फील्ड में एजुकेशन, फिशरी, टूरिज्म, स्पोर्ट और कल्चर, इसमें भी इंडिया और मालदीव जो है वो साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये चीजें अगर आप लोग सारी एक बार समझ लेंगे तो फिर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में रसिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है, वो करता है सऊदी अरेबिया। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर करता है यहाँ पर रसिया। इसी के साथ में अगर बात करें वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा। रीजन क्या है,
रीजन यहाँ पर ये कि रसिया जो है यहाँ पर एक बात करें तो एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि काफी बड़ा एरिया है रसिया का और पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है। तो काफी सारे एरिया में से यहाँ पर ऑयल के जो प्रोजेक्ट और जो प्रोडक्ट और इसी के साथ में गैस वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो रसिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यूएसए मैक्सिमम अपने पास में ही रखता है बेसिकली वो एक ऐसा इंसान है उसके पास में सामान होते होते भी वो मार्केट से खरीद कर लेकर आता है, यानी कि अपना बेसिकली बचा रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला रसिया है और सेकंड नंबर पर सप्लाई करने वाला है यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ठीक है। नहीं सऊदी अरेबिया सॉरी पहले नंबर पर है। अगर बात करें तो रसिया जो है वर्ल्ड में एक्सपोर्टर के बारे में बात करें, सेकंड है लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल आफ्टर यहाँ पर किसके, सऊदी अरेबिया के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेचने वाला है, क्योंकि यूएसए के अंदर भी काफी सारी पॉपुलेशन है और यूएसए अपना रिजर्व बनाकर रखता है, वो मार्केट में नहीं बेचता है कि कहीं खत्म ना हो जाए अपना माल, ठीक है। तो दूसरों का खरीद कर यूज कर लेते हैं। तो रसिया दूसरे नंबर पर बेचने वाला सबसे ज्यादा है सऊदी अरेबिया के बाद में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, नेचुरल गैस के बारे में, तो अभी मैंने आप लोगों को नोर्ड स्ट्रीम के बारे में पढ़ाया था। नोर्ड स्ट्रीम जो है वो एक गैस पाइपलाइन है जो कि रसिया से लेकर यूरोप के अंदर में आती है। रसिया से यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी और यूरोप में भी खासकर जर्मनी के अंदर में, उसके ऊपर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया जब से इनके द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया। तो बोला यह गया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर थर्ड यानी कि 32% जो गैस है यहाँ पर यूरोप के अंदर में वो रसिया का माल जाता है, इसके साथ में यूके भी इंक्लूडेड है। आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में काफी हद तक यहाँ पर मैक्सिमम अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रसिया कल को यहाँ पर एक तरीके से उनको जो है काफी दिक्कत में डाल सकते हैं। अगर रसिया ने बोला मैं आज से गैस सप्लाई करना बंद कर दूंगा तो उनके अंदर काफी लार्ज स्केल पर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर इस देश के अंदर आप लोगों को नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर रसिया जितना एक तरीके से रसिया के ऊपर अगर सैंक्शन लग रहे हैं तो दूसरे देशों में भी दिक्कतें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि दूसरे लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसिया को ही यहाँ पर इससे फायदा हो रहा है, वो यूरोपियन यूनियन को ही फायदा हो रहा है, रसिया को भी दुनिया भर का फायदा है। रेवेन्यू जो यहाँ पर अपना ऑयल और गैस बेचकर यहाँ पर रसिया कमाता है, 36% है रसिया का टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है। लगभग 25.29 ट्रिलियन जो रुबेल इसकी लास्ट ईयर देखने को मिली। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर रसिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं तो इसकी वजह से रसिया को तो नुकसान होगा ही होगा, उन देशों को भी नुकसान होगा जो रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है, खासकर यूरोपियन यूनियन। तो इसी के चलते जब बोला गया रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो बंद हो सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये निकल के आया कि यूके के द्वारा ये बात बोलेगी साफ साफ कि रसिया के ऊपर से सैंक्शन हटा सकते हैं अगर वो यूक्रेन के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको बंद कर दे। तो यानी कहने का मतलब कौन बोलेगा ऐसी बातें, वही बोलेगा ना जिसको खुद को भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा ये बातें यहाँ पर बोलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। अभी देखते हैं कैसे कैसे चीजें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती है। पर जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने रसिया के बारे में बता दिया कि रसिया का क्या क्या फंडा है और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, अब बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में। तो अपनी प्यारी कंट्री क्या कर रही है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। अगर पूछ ले दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, तो पहले नंबर पर यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज्यादा तेल जो है किस देश से हम लोग सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखने वाली बात है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इराक से सबसे ज्यादा करते हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन था, सऊदी अरेबिया, और तीसरे नंबर पर कौन था यहाँ पर, ये चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। मैप में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वैसे नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो यार, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ही दूंगा टीचर से आंसर पूछ लिया करो, ठीक है, एग्जाम भी मैं ही दे दूंगा आप लोगों के। ऑयल की डिमांड के बारे में अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में और 3.4% जो है वो हमारी बढ़ने वाली है। प्रेजेंट टाइम पर ये माना जा रहा है कि हमारा देश जो है लगभग 5 मिलियन बैरल हम लोग यूज करते हैं पर डे। 5 मिलियन बैरल मतलब यानी कि 50 लाख बैरल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70 लाख बैरल जो है वो हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। इंडिया जो है वो और ज्यादा ऑयल जो है वो कंज्यूम करता हुआ नजर आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था एक बैरल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 159 लीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यूपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो बैरल के बारे में कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या फिर 321 लीटर। तो अभी भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर क्वेश्चन बन जाए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन देखना एक एक कर आप लोग क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे ये पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा।
नेक्स्ट अगर बात करूं, इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है 85% जो ऑयल है। आज के डेट में लगभग 40 कंट्रीज से हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मिडिल ईस्ट है, जिसे मैंने अभी आप लोग को मैप में दिखाया, ये एरिया इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और इसी के साथ में इराक हो गया, ठीक है। और चौथे नंबर पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले सबसे ज्यादा किससे खरीदते हैं, तो आज के में चौथे नंबर पर है यूएस से। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रसिया से ना के बराबर तेल खरीदते हैं, एक दिन की भी पूर्ति हमारी नहीं हो पाएगी ढंग से जो रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं। तो इंडिया ने यही तो बात बोली थी, तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो कि रसिया से हम लोग ने तेल खरीद लिया, हाय रे मर गए रे लुट गए, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो रसिया से जो भी हम लोगों ने तेल खरीदा है वो हमारा बहुत ही नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बोला गया कि रसिया से जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं, अच्छा फायदा हम लोग को ये देखने को मिला, क्योंकि हम लोग को वो तेल जो है वो सस्ता पड़ गया काफी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रसिया का तेल तो हम लोग को सस्ता पड़ गया, पर लेकिन रसिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझिएगा जो बात बोलने चाह रहा हूं। आप लोग इसको समझोगे, अगर अंदर तक जाने दोगे इस बात को, तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। रसिया से जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं वो हम लोग को ओनली 2% हमारा पूरी कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन रसिया की और यूक्रेन की लड़ाई होने की वजह से ओवरऑल जनरली अगर तेल के बारे में बात करें तो जनरली तेल का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आप लोग सोचिए, रसिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं वो ओनली 2% है, बाकी का 98% जो है हम लोग बाकी का दूसरे देश से खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर 100% हम लोग तेल खरीदते हैं तो 98% दूसरे से खरीद रहे हैं। अब 2% तेल का प्राइस जो है वो डाउन हो गया, पर लेकिन 98% तेल का प्राइस जो है वो बढ़ गया यहाँ पर। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, बताओ आप लोग ये बताओ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो यानी कि ये वाला प्राइस जो है बढ़ गया और ये वाला 2% का ओनली घट गया। तो अगर आप लोग बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग को नुकसान होगा। तो इन जनरल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, तो इसी के चलते रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और ये आप लोग याद रखिएगा, 1 बैरल जो है यहाँ पर उसमें लगभग यहाँ पर 158.987 के करीब लीटर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को तेल देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी बैरल होगी अब उतना ही मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे, उतना ही लीटर तेल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो यहीं से पूछा है, ये वाला 2011 के अंदर में, ठीक है। क्या है इसमें बोला जा रहा है, वेस्ट जो टेक्सास इंटरमीडिएटरी और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ये दो मेजर टाइप जो क्रूड ऑयल है जो खरीदे जाते हैं और जिनके बेस पर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डिसाइड होती है। अब जो वेस्ट टेक्सास है, आप लोगों ने सुना होगा, टेक्सास बेसिकली यूएसए के अंदर आप लोगों को एक स्टेट नजर आएगा। तो यहाँ पर ये एक तो ये है जिसको आप लोग WTI बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ब्रेंट क्रूड जो कि यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, इन पर्टिकुलर एरिया से निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो बेसिकली जब हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते हैं तो तेल का जो प्राइस डिसाइड होता है तो वो यहीं से निकल कर आता है, खासकर हमारे देश के लिए। तो जो यहाँ पर अगर बात करें WTI जो है वो बेंचमार्क है फॉर ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अमेरिका। पर लेकिन अगर बेंचमार्क के बारे में बात करें, जो तेल मैक्सिमम हम लोग खरीद रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के बेस पर। यानी कि हमारे तेल का जो भाव डिसाइड होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल से डिसाइड होता है, जो कि यहाँ पर निकाला जाता है। कहां से, ये नॉर्थ सी वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ से हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं। जो अगर नॉर्थ सी वाला एरिया आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, 1 सेकंड लगती है, मैं आप लोगों को दुनिया की सैर कराता रहता हूँ, ठीक है। तो ये पहुंच गए नॉर्थ सी, देखना सेकंडों में, भाई साहब इतनी तेज रफ्तार से कोई जहाज चलेगा तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ सी में पहुंच गए। अब नॉर्थ सी में हम लोग बातें करेंगे तो ये यहाँ से तेल निकाला जाता है। अब सोचिए कोई पर्टिकुलर एरिया है यूएसए के अंदर में, यानी कि यूएसए की जो जमीन है उससे हम लोग मान लीजिए तेल निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड, यूएसए की जो जमीन है मान लीजिए उसके वहां से हम लोग तेल निकाल रहे हैं। यूएसए मान लीजिए हम लोग ने तेल निकाला, यहाँ से कोई पर्टिकुलर एरिया हो गया शिकागो, ठीक है, यहाँ से, या फिर आप लोग दूसरा देख लीजिए यहाँ पर टेक्सास, ये देख लीजिए यहाँ से तेल निकाला। अब यहाँ से तेल निकालेंगे, पहले उसको यहाँ पर समुद्र तक लेकर आएंगे तो खर्चा लगेगा, या फिर यहाँ से इधर लेकर आएंगे खर्चा लगेगा, इधर से इधर लेकर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो समुद्र तक लाने में तेल को खर्चा लगेगा, और फिर समुद्र में भरेंगे यहाँ पर, समुद्र से इसको जहाज में फिर किसी दूसरे देश में जाएगा। पर लेकिन अगर बात करें नॉर्थ सी के बारे में तो यहाँ पर ये पानी में निकाला जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर बेसिकली जहाज खड़ा करा और पानी से पानी में भर लिया और डायरेक्ट अपने जहाज में लेकर निकल लिए। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ पाओगे। यानी कि जो तेल हम लोग खरीद रहे हैं बेसिकली यहाँ पर वेस्ट टेक्सास से, बेसिकली यहाँ पर ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये महंगा पड़ता है क्योंकि जमीन से निकालकर फिर समुद्र में लेकर आते हैं और समुद्र से फिर भर के लेकर जाते हैं, और ये सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और वैसे भी यूएसए वाले तो अपना ही बेसिकली भरकर बैठे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, ये देखने को मिलेगा। तो यूएसए में ऑयल प्राइस यहाँ से, और ओपेक कंट्री जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए कम से कम ये बातें आप लोग याद रखिएगा, जो कि ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, इतना तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ये न्यूयॉर्क में यहाँ पर जो एक्सचेंज है वहां से लगेगा, यहाँ पर ये लंदन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है।
लो शेयर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड पर, क्योंकि अपने आप ही रखते हैं और फ्यूचर के लिए बचा के रख रखा है भाई साहब। 2/3 जो वर्ल्ड में अगर चलता है वो यहां से निकल कर आता है। तो हमारे देश में भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल ही हमारे देश में भी आप लोगों को यूज होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को समझनी है। अभी ओनली ये नहीं कि यही वाला तेल ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, बस यही बेंचमार्क है, और भी है क्या? जी हाँ, और भी है। ओपेक जो है उसके बारे में अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो अलग अलग 7 क्रूड ऑयल बास्केट देखने को मिली। अल्जीरिया का जैसे बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला जाता है सहरन ब्लेंड, इसको बेसिकली ये बोलते हैं। अलग अलग कंट्री के हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पर नाम दे रखे हैं अपने अपने हिसाब से, इनके द्वारा इनके नाम रखे गए। इंडोनेशिया का है उसको यहाँ पर मिनास बोलते हैं, ठीक है। नाइजीरिया का उसको बोनी लाइट बोलते हैं। सऊदी अरेबिया का जो उसको अरब लाइट बोलते हैं। दुबई का इसको फतेह बोलते हैं, ठीक है। वेनेजुला का इसको तिन्हा जुनू लाइट बोलते हैं, और मेक्सिको का यहाँ पर इस्थमस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास बोलते हैं, ऐसे ऐसे और भी नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कल को अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि इनको मैच करके बताओ कहां कहां से क्या क्या है, तो भाई साहब ये मत बोलना कि यार पढ़ाया नहीं था आपने, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, जहां पना तुसी ग्रेट हो, फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। तोहफा कबूल नहीं, फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। जहां पर भी डाउट होगा, ओके। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखना कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को रुकेगा नहीं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो आप लोगों को न्यूज में कई बार देखने को मिलता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अब ये जो टर्म आप लोगों को यहाँ पर बताई गई वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो क्या है? यहाँ पर क्रूड ऑयल है, बुलियन है, रियर अर्थ एलिमेंट है या यूरेनियम है, तो क्या है? तो आंख बंद कर ही बता दोगे क्रूड ऑयल है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर बोला गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइस, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो कि यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, इज फ्रीक्वेंटली रेफर इन द, मतलब अभी न्यूज में रहता है तो एक तरीके से फ्रीक्वेंटली रेफर टू इन न्यूज। तो यहाँ पर बोला गया व्हाट डज दिस टर्म इंप्लाइज, इनके इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो टर्म यहाँ पर यूज की जा रही है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इट इज ए मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। पहली स्टेटमेंट सही है फिर गलत है? चलिए बताइए सही है फिर गलत है। अगर आप लोगों को लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया तो क्या है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये हो गया पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, जो यहाँ पर आंसर में। दूसरा बोला गया इट इज ए मेजर सोर्स फ्रॉम, जो कि नॉर्थ सी से निकाला जाता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, यही बात मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लियर करी। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो नॉर्थ सी ही लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला, नॉर्थ सी से निकाला जा रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? जी हाँ, वो भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बोला गया इट डज नॉट कंटेन सल्फर। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर बात करें तीसरे के बारे में अगर बात करें तो सल्फर के बारे में, तो सल्फर ऐसा कोई सा भी तेल नहीं है जिसके अंदर सल्फर आप लोगों को देखने को नहीं मिले। थोड़ा और ज्यादा हर एक तेल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा मैंने बता दिया करेक्ट है, अगर दूसरा करेक्ट है तो ये भी चला गया। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वाली स्टेटमेंट नहीं पता है तो कम से कम आप लोग एलिमिनेशन से 2 में तो आप लोग आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है, यूपीएससी में कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो मैक्सिमम टाइम आप लोग गलत देखने को मिलती है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है 1 और 2। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है यहाँ पर, ये काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनसे डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स के अंदर भी, आंसर राइटिंग के अंदर भी आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग सहज कर रखना है, ठीक है। अब आगे जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका की पॉलिटिक्स में 4 महारथी हैं। ये हैं महिंदा राजपक्षे, ये हैं यहाँ पर गोडबिया राजपक्षे, ये है मैत्रीपाला सिरिसेना और यह है रणिल विक्रमसिंघे। पहले यहाँ पर इनकी दोनों की गवर्नमेंट थी, पर लेकिन अभी जो है यहाँ पर ये बेसिकली नहीं चला पाए उसको। अब इन दोनों भाइयों की गवर्नमेंट है। इनकी श्रीलंका में जो भी रायता फैल रहा है वो इन 2 भाइयों की गवर्नमेंट की वजह से है। श्रीलंका हमारी कंट्री के साउथ में एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। कोलंबो और श्री जयवर्धना कोटे इनकी कैपिटल है। और बेसिकली ये श्रीलंकन रुपी आप लोगों के सामने है, जो इसकी करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर श्रीलंका के और इंडिया के बीच में काफ़ी बड़ा इशू रहता है, वो है यहाँ पर मछली पकड़ने का। रीज़न क्या है? श्रीलंका के अंदर जो है बेसिकली जो मछली पकड़ने का तरीका है वो बेसिकली थोड़ा सा एक पुराना तरीका है। हम लोग लेटेस्ट तरीके यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रोलर यूज़ करते हैं। ये बॉटम ट्रोलर क्या रहते हैं यहाँ पर, ये आते हैं यहाँ से और यहाँ पर मछली या फिर कछुए वगैरह जो भी आता है वो सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं और इन ट्रोलर को बाकायदा भरा जाता है, ठीक है। भरने के बाद में फिर इनको इस तरीके से उठाकर और फिर यहाँ पर ये होता है तरीका। ऐसे मछलियाँ पकड़ कर हमारे जो है फिशरमैन वो लेकर आते हैं। सोचो यहाँ पर जब हमारे फिशरमैन ऐसे मछलियाँ पकड़ेंगे तो यहाँ पर इसका श्रीलंका के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कई सारे इशू देखने को मिलते हैं, उसमें से एक इशू यहाँ पर ये है, यह कच्चादीव आइलैंड। कच्चादीव आइलैंड जो है यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये आइलैंड पहले इंडिया के पास में हुआ करता था,
पर लेकिन आज की डेट में ये जो आइलैंड है ये है श्रीलंका के पास में। तो इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते ये वाला आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को दे दिया, ठीक है। यानी कि हम अमीर आदमी हैं, किसी को कुछ भी देते हैं उठा के तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। और ये काम है 1974 का, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। तो ये तब से लेकर यहाँ पर ये आइलैंड है, और इस पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मछली जो है उसकी अवेलेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके आसपास में। तो हमारी कंट्री के जो फिशरमैन हैं यहाँ पर कई बार जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, लगता है कि यार अपना ही तो एरिया था, पर लेकिन दिक्कतें देखने को मिल जाती है कई सारी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू निकल कर आते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में अगर बात करें, ये पर्टिकुलर रीजन है आप लोगों के सामने इंडिया और श्रीलंका का। मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया यहाँ पर, ये पाक स्टेट हो गया, और यहाँ पर ये पाक भी हो गया। तो ये बेसिकली जो रीजन है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट का रीजन रहता है दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि यहाँ से कई बार सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसके चलते हालांकि कई बार बातें भी की गई हैं कि यहाँ कैसे लेकर चलना है, कैसे इनको इस्टेब्लिश करना है, तो वो अब तक सोल्यूशन नहीं रहता है, और फिर भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर इनके द्वारा इंट्रोड्यूस भी किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, ये 1974, इसी के साथ में 1976 में जो ट्रीटी साइन की गई दोनों देश के बीच में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेकर। पर लेकिन वो जो लाइन है यहाँ पर, वो बेसिकली समुद्र में कहीं खिंची तो होगी नहीं, मान ली है यहाँ तक है। अब फिशरमैन कई बार जो रहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। इशू ये रहता है कि जो श्रीलंका के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर इनको वार्निंग भी नहीं देता है, तुरंत आकर पकड़ लेता है। इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से बार बार न्यूज़ में रहता है। अभी फिलहाल मुद्दा यहाँ पर जो चल रहा है वो कई सारे मुझे तो श्रीलंका के अंदर वैसे ही खस्ता हालत हो रखी है। दूसरा यहाँ पर एक अमेंडमेंट मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कई बार न्यूज़ में आ जाता है। 13th अमेंडमेंट साइन किया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये 1987 में। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उसी टाइम पर, प्रेसिडेंट थे यहाँ पर JR जयवर्धने, जो कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसमें बोला गया था कि क्रिएट करना है प्रोविंशियल काउंसिल और पावर शेयर करनी है कंट्री में, जो कि यहाँ पर एक तरीके से सबके साथ में, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये हाउसिंग, और इसी के साथ में जो पुलिस है यहाँ पर, वो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम करे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। सिन्हाला और तमिलियन कम्युनिटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उनको एक दूसरे के साथ में लिंक है, बेसिकली उनको आगे लेकर चलना चाहिए। नॉर्मली श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसको देखते हुए काफ़ी सारी बातें निकल कर आई कि इनको जो है यहाँ पर एक तरीके से ना, जो एक सिन्हाला कम्युनिटी को लेकर खासकर इशू ये रहता है यहाँ पर, जो श्रीलंका के अंदर बात करें तो तमिलियन कम्युनिटी के साथ में उनकी बनती नहीं है, ठीक है। उनको ये लगता है तमिलियन कम्युनिटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वहाँ पर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनके पास में रहती है और दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो इसके चलते 13 अमेंडमेंट बोला गया था कि दोनों को साथ में लेकर चलना है, अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, पर लेकिन वो चीज़ अब तक भी देखी नहीं गई। तो इसकी वजह से कई बार इशू देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये ट्रोलर वाला जो मुद्दा है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से कई बार आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। और अभी इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। अगर मैं आप लोगों से बातें करूँ, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया ने अभी यहाँ पर जो श्रीलंका को कई सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया ने एक्सटेंड किया गया यहाँ पर 400 मिलियन करेंसी स्वैप, ठीक है। तो श्रीलंका ऑल्सो ड्रो 1 बिलियन क्रेडिट लाइन। तो आज के डेट में हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो एक पैटर्न में चलती रहें। तो न्यूज़ एनालिसिस में था यहाँ पर ये आर्टिकल। बाकी हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर 2 जैसे मोहम्मद के फ्यादीन मिलिटेंट जो है वो मारे गए यहाँ पर। तो बिफोर द PM विजिट, क्योंकि PM जो है प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो सिक्योरिटी को दुरुस्त करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, जो इंडिया और USA की, जो इंडिया और UK की डिफेंस डील को लेकर, एक तरीके से ट्रेड को लेकर उसमें बूस्टअप चाहते हैं, और जल्दी ही UK जो है वो कई सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को देगा। अब देखते हैं कितनी देगा, या फिर हवा में बातें करके गया ये इंसान, ठीक है। ये जो पिक्चर है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कई बार वायरल भी हुई है। बेसिकली ये माना था कि बोरिस जॉनसन का मतलब बचपना है यहाँ पर। कई सारे मतलब कार्टूनिस्ट कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। बोरिस जॉनसन में मतलब एक अलग ही प्राणी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का भाई बोल सकते हो आप लोग इसको, तो अलग ही दुनिया का रहने वाला प्राणी है। बहुत सारे श्रीलंकन जो कम्युनिटी है, बेसिकली जो तमिलियन कम्युनिटी है, आज श्रीलंका से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि खाने की चीज़ें नहीं है वहाँ पर, रहने लायक प्रॉपर सिचुएशन नहीं बन पा रही है, और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे हैं जिस चीज़ों की वजह से, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में काफ़ी बड़ा। अभी अगर बात करें हिजाब के मुद्दे को लेकर, आप लोगों को मैंने कई बार डिस्कस किया है कि हिजाब जो है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है। कहाँ पर? ये बड़ा इशू बना हुआ है कर्नाटका के अंदर। अभी वहाँ पर स्कूल में बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कई सारे बच्चों ने हिजाब पहनने से अगर उनको रोका जा रहा है तो उन्होंने एग्ज़ाम ही छोड़ दिए। तो आगे आने वाले टाइम में ये इशू कैसे रहने वाला है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रिलीजन अपना अपना सब फॉलो कर सकते हैं। कर्नाटका से ये इशू चला था, पर अभी मुद्दा यहाँ पर ये आ गया कि ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा रिलीजियस का प्रैक्टिस है। जैसे कि यहाँ पर बोल दे तांडव पब्लिक में नहीं करना है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है।
पर लेकिन जो सिख कम्युनिटी की सारी चीज़ें हैं फॉलो करते हैं, बोला गया रिलीजियस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया इनके द्वारा कि हिजाब भी हम लोग रिलीजियस का पार्ट मानेंगे, पर लेकिन इसका मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे कि 1964 में एयरफोर्स में एक पर्टिकुलर बंदा था, वो दाढ़ी रखना चाहता था, तो दाढ़ी रखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आर्म फोर्स रेगुलेशन 1964 एक्ट जो है वो इसको अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी के चलते पेपर छोड़ देना तो वो तो बड़ी बात है, चलिए जो भी है उनकी ज़िंदगी है। अगर बात करें पैनल के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से दवाइयाँ देनी है। बच्चे कौन से? जो कि 5 से लेके 11 की एज के बीच के बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो उसी के चलते बात चलिए, क्योंकि अभी कोविड-19 की दवाइयों के लिए उनके लिए कंफर्मेशन यहाँ से नहीं मिली है, और वो अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो आगे चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर आप लोगों को वोट डालना है तो आप लोगों को वहाँ पर वहीं पर ही जाकर वोट डालना पड़ेगा जहाँ पर आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पर लेकिन ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पोस्टल बैलेट की जुगाड़ किया गया यहाँ पर, और बोला गया कि कंप्लीट कर लेगा पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर, वो भी चाहे तो अपनी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हाई कमिश्नर जो रहेगा उसके अंदर जाकर यहाँ पर ये अपने इस तरीके से एक्टिविटी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका, और बोला गया कि अभी ज़्यादा नहीं है, ओनली 1.12 लाख जो है हमारी कंट्री में पोस्टल बैलेट जो है यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो ये यहाँ पर डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 4 लोगों के इलेक्शन कराता है भाई साहब। एक तो है यहाँ पर क्या, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यही कराता है। और बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो आप लोगों को पता ही है। ये यहाँ पर बेसिकली आज जो है 23 तारीख के, जो 23 अप्रैल है उसके चलते ये 1971 की वॉर की जो विक्ट्री रही थी उसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही पार्ट इसको बनाया गया है। चीफ गेस्ट जो यहाँ पर रहने वाले हैं ये रहेंगे राजनाथ साहब। ठीक है, तो ये अभी एक मतलब 1971 की वॉर से रिलेटेड यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट छपा है, और आज शाम में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलने वाली है। रसिया जो है वो धड़ल्ले से लगा हुआ है, देखो कहाँ पर जाकर छोड़ेगा यूक्रेन को। काफ़ी बड़ा इशू बन गया, क्योंकि उधर से लग गए हैं पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट करने के लिए बेसिकली यूक्रेन को। अब रसिया भी घुमावे सर का इंसान है, तो कल को चलकर वो इशू यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ख़त्म तो नहीं होने वाले हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसरो जो है वो RLV के लिए काम कर रही है। RLV मतलब एक तरीके से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, क्योंकि इलोन मस्क जो है रीयूजेबल यूज़ कर रहा है, एक बार बना लो फिर उसको इस्तेमाल करते रहो, वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कोयले की दिक्कत निकल कर आ रही है, ये टेलीग्राम पर जाकर आप लोग कोयला लिखिएगा, यहाँ पर जाना और आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रखी है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो वो आप लोगों को पूरा नोट्स भी मिले हुए हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग जाकर देख लेना, और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नोट्स आप लोगों के मिल जाते हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो कोयले की खपत जो है वो रिक्वायरमेंट है बिजली बनाने के लिए, लेकिन अभी मिल नहीं पा रही ढंग से। ठीक है, मोलदीव म्यांमार के जो लीडर हैं वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, किसके साथ में, जो कि यहाँ पर आज के दिन में म्यांमार के अंदर में हरकतें कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर एक तरीके से जिनको इधर उधर उठाकर फेंका गया था इनके द्वारा, अब यहाँ पर ये बात करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कितनी बात कर पाते हैं, वो आगे पता चलेगा। सुडोकू है, एक ही स्टार की है, आसानी से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है। ओके, बाकी आज के जो SLV कमांडो हैं जो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, काफ़ी शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जब क्वेश्चन पूछना है तो अच्छे से आंसर दिया करो, जैसे इनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम है हेरा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। तो अच्छे से आंसर यहाँ पर दिए गए, सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर थोड़ा बता रखा है, बाकी ये सारी चीज़ें। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताएगा। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, और PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ऐसे पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।